हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल भाई? क्या हाल चाल? हाँ, आज आपकी फिजिक्स की क्लास कैंसिल हुई है। इस जगह पे आईओसी लगी है। तो फिलहाल जो सैटरडे वाली क्लास है उस पर कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज जो शनिवार को होनी थी वो तो यहाँ आज हो जाएगी। तो जो भी है अपना रेगुलर क्लास जैसा चलता है वैसा चलेगा। बस इसे यूँ समझ लीजिए कि आज फिजिक्स की, वैसे तो शेड्यूल पहले ही डल गया होगा, बच्चों को तो पता ही होगा कि क्लास इनऑर्गेनिक की है। सर की तबीयत खराब है इसलिए सर की क्लास कैंसिल हुई है ना। हम सब लोग उम्मीद करते हैं सर बहुत जल्द से जल्द सही हो और आपके सामने फिर से आए और फिजिक्स पढ़ाएं। यस यस यस। चलें आगे बेटा। आप लोग सब इतना याद कर रहे हो सर को, आप लोगों की दुआएं साथ हैं, तो सर बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तबीयत खराब है तो थोड़ा सा रिकवरी के लिए समय तो चाहिए, आपको पता ही है। चलो आओ बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन वी विल स्टडी जेनेसिस, दैट मीन्स डेवलपमेंट वाला पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कमिट किया था कि मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा ये चीज़। हाँ, बहुत 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 कम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसे पढ़ाया बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। चीज़ें जो हैं वो बस आपको एक कहानी के तौर पे सुना दूंगा मैं, समझ में आ जाएगी। यस। तो ऐप यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, और इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, जनरल ट्रेंड ऑफ ईएन की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पहली चीज तो ये जनरल वर्ड देख लेना बेटा। लेफ्ट टू राइट जो है वो होती है इंक्रीज, रेगुलर ट्रेंड है, और जो टॉप टू बॉटम है वो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है भाई, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मतलब ऐसे अगर हम बना लें इसको, तो इधर ईएन जो है वो इंक्रीज होगी और इधर जो ईएन है वो क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। ये टॉप टू बॉटम हो गया, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। करेक्ट है। ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है। हाँ, अब इसमें टॉप टू बॉटम में कुछ वेरिएशन वगैरह हो सकता है। ये आप देखो, यही लेफ्ट टू राइट की मैं वैल्यूज आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज्यादा, बिकॉज ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, ये वैल्यू बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप देखिए, लिथियम 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि 1 से लेके 4 तक ले जाना है। दैट्स इट। 1 से लेके 4 तक जाना है, आधे आधे के गैप से। सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में गैप जो है वो आपका थोड़ा चेंज हो सकता है, लगभग लगभग 0.3 के आसपास गैप रहता है। 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 एंड 2.5। यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ फिर से चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो लगभग लगभग ऐसा, आप गैप से याद ना भी रखें कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड पीरियड की वैल्यूज हैं कि ईएन, ये एनसीईआरटी का ही है, ईएन ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड है हमारे पास, और वो भी कौन सी है बेटा? लेफ्ट टू राइट है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और हमने देखा ही है कि जनरली जो वो है क्या, इंक्रीज होती है। क्लियर है भाई? कह रहे हैं आयुध सर को कॉल करो। बेटा मैंने कल भी आपके कहने पे कॉल किया था, उन्होंने थोड़ी देर बात करी, देन उन्होंने मुझे बोला कि मेरे मास्क लग रहा है सर, मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। तो कोई बीमार आदमी है, उसे फोन कर करके क्या पूछे? भाई बात कर मेरे से, भाई बात कर मेरे से। हाँ, उनके साथ का कोई हो, उनसे मैं जानता हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ कैसे हैं आप। वो एक थोड़ा समझ आता है। बीमार को उठा उठा, कोई बीमार आदमी सो रहा है, उसे तुम्हारे घर में कोई बीमार आदमी है, बुखार आ गया, वो सो रहा है, तुम उसे जगा के "ए, अब ठीक है तू", ऐसा बोलते हो? नहीं ना। ऐसा ही नहीं ना। कोई भी हमारे घर आता है, कोई बीमार आदमी है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारे घर पे जो भी मिलने आता है वो, हम अगर सो रहे हैं तो किसी और से ही पूछेगा ना कि कैसा है अब। थोड़ा ऐसे क्या क्या सोचते हो तुम?
क्या खाते हो तुम? बॉर्नविटा सीधा खाते हो, दूध में मिला के खाते हो उसको? दूध में मिला के पीते हैं, तुम सीधा खा रहे हो? सीधा ही खा रहे हो ना? सही बताना। चलाओ। पता नहीं कौन से बारीक नशे कर रहे हैं, बताओ यार। कतई सूखे नशे कर रहे हैं। चलो सही है। चले आगे। तुम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंक्रीजिंग वे में ऐसे। तुम कुछ मत करो, सिर्फ अगर ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा 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 ऐसा। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास, है ना। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना। ये कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एलिमेंट। किट कैट से पूछे, किट कैट कौन है भाई? किट कैट मैम, ये कौन है? लिखना है, हाँ लिख लो। ऐसे ऑर्डर वाइज लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ऑर्डर वाइज लिख लो, लिखना है तो ऐसे। भाई मैं नहीं जानता, आपकी क्लास की बात होगी किटकैट मैम। आप मेरी क्लास की कोई चर्चा उनकी क्लास में करोगे तो उन्हें भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, आयुध सर की वाइफ का नाम है किटकैट? सही बताओ। ओ भाई साहब, वाह, बढ़िया नाम है। ब्रेक बनता है। अरे वाह भैया। लो हो गई घरेलू बातें, आगे आ जाओ बेटा। आओ आगे। अच्छा, सर का निक नेम है। ओके। अच्छा, सर की वाइफ का निक नेम है। ठीक है। सही बात। ये देखो, अगर हम देखें तो ईएन ट्रेंड, टॉप टू बॉटम, जो दो इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, क्योंकि ये टेबल दी हुई है ना, तो वैल्यूज वो पूछ सकता है। ये देखो, तो ये देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये इन जनरल डिक्रीज ही हो रहा है। अगर आप देखोगे तो जनरली क्या हो रही है? डिक्रीज। और यहां भी देखोगे तो क्या है? जनरली क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, वहां पे वो सेम हो गया 8 8, ठीक है। पर इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पूछता, आपको जनरली डिक्रीज ही लिखना है। जहां इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक में मैं खुद ही करवा दूंगा, चिंता मत करो उसकी। पी ब्लॉक में अगर किसी ग्रुप 13th 14th की इंपॉर्टेंट होगी, मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, करवा दूंगा। तीसरा चैप्टर होगा वो हमारा। हमें बस पॉलिंग स्केल को फॉलो करना है कि सर ये वैल्यूज कहाँ से आई। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना बेटा, ये वैल्यूज कहाँ से आई है ना। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये वैल्यूज कहाँ से। अच्छा, एक बात यार मैं बताता हूँ, मैं तो किसी से कुछ छुपाता नहीं। कल एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर आप बहुत, आपका समझ नहीं आ रहा है पढ़ाया हुआ, आप अच्छे से समझाया करो। मुझे यहाँ तक तो अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बुरा तब लगा जब उस बच्चे ने ये लिख दिया कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो। क्या मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ? मैं यहाँ अपना फेंपड़ा निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आता हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओ अपना डेली लाइफ से चीजों को। अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो मैंने क्या बोलूं, मैंने तो ऐसी ऐसी चीजें करवा ली। मैंने डी एंड एफ ब्लॉक इधर करवा लिया। मैंने कुछ ग्राफ से साइज करवा ली, कुछ डेटाबेस चीजें समझा दी एच माइनस की ग्राफ को लेके। मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। अब पता है प्रॉब्लम वहीं आती है। आप लोग, आप लोगों का मतलब
पॉजिटिव हो आप बहुत ज्यादा मेरे लिए, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोग पता है क्या है, वहां दिक्कत कर देते हो ना जहां पे मतलब पहले आप मुझे नहीं समझोगे। मुझे जहां तक समझ आया कि वो बच्चा मुझे नहीं समझना चाहता, इसलिए उसको सब्जेक्ट भी समझ नहीं आ रहा। यार उसने वो गलत लिख दिया कि ऊपर ऊपर से पढ़ा। मैं ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता हूँ भाई, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाता तो जब से अर्जुना स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं अर्जुना बैच में हूँ। ये चौथा साल है, ये चौथा साल है। अर्जुना नीट बैच जब पहली बार बना होगा ना, मैं तब भी था उसमें। बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स बदल गए। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कोई घमंड नहीं है, घमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ तो समझ आ रहा होगा यार 11वीं क्लास के बच्चे को। और इससे पहले भी बहुत सारे बड़े टीचर्स जो होते हैं ना, जिनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, वो पता है क्या कहते हैं, 11th नहीं पढ़ाना चाहते सर हम। 11th का बच्चा डाउट अच्छा नहीं पूछता, उसे कुछ समझ नहीं आता है ना, वो बहुत बेसिक से डाउट पूछता है। हम क्या बोले, हम वो जब एस जाते ही लिख देता है व्हाट इज एटम, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। आप पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो लिख रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आप पूरा आधा आ चुके हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो टीचर्स मना कर देते हैं। मैं भी कर दूं? नहीं कर सकते ना, मैं हूं नहीं ना उनमें से। मुझे तो मजा आता है, मुझे तो मजा आता है बस 11वीं के बच्चों से डील करने में मजा आता है। अरे कुछ तो सिखाऊं, एकदम रो मटेरियल है मेरे पास, रो रो कच्चा बच्चा आता है। खाली गिलास, पानी भरूं पानी जाएगा, दूध भरूं दूध जाएगा, जो भरूंगा वो नजर आएगा उसमें। क्यों ना पढ़ाऊं मैं 11th क्लास को? लेकिन जो बच्चे पहले से ये बोल दे, पहले से जो ग्लास खाली ना माने, खुद को कुछ तो समझ ही लें, पहले कंपेयर कर लें। 11th क्लास में एटलीस्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर उस बच्चे ने मुझसे पूछ, एक आप खुद बताओ, क्या वो बच्चा जेन्युइन हो सकता है? 11th क्लास का बच्चा ये कैसे बोल सकता है कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं? क्या उसने पहले डिटेल में कहीं पढ़ा किसी और से, जब उसे यही नहीं पता कि इसकी डेप्थ है क्या? आप बच्चों, आपको सब्जेक्ट की डेप्थ पता है क्या? चलो एक ड्रॉपर की बात करूं, ड्रॉपर वाला इतना कंपेयर कर सकता है कि ये गहरा है, ये ऊपर ऊपर से है। आप कैसे कंपेयर कर रहे हो? कहां से कंपेयर कर रहे हो सकता हो किसी के कहने पे बोल रहे होंगे, ये तो चल ही रहा है, हो सकता हो किसी के कहने पे बोल रहे होंगे। तो ऐसा मत करिए। मैंने आपको आज दिन तक कभी और टीचर के बारे में जाके ये बोलने को कहा कि उस टीचर को मत पढ़ाने दो, उस टीचर के जाके नीचे कमेंट लिखो? कभी सुना मेरे मुंह से ऐसा? आपको लगा मैंने ऐसी कभी कोई बात बोली हो? मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे, कई बार दिल से फैन हो जाते हो किसी टीचर के, लेकिन काम तब भी वही है कि उससे पढ़ो, उसका और कोई काम मत करना। आज मैं आपको बोल दूं ना कि बन जाओ मेरी आर्मी और चले जाओ कहीं पे भी, मैंने कभी ये मैं बोलूंगा, मैं तो ये भी नहीं बोलता मेरी तारीफ करो जाके हर जगह। तो मैं किसी और के लिए बुरा तो बोल ही नहीं सकता कि मैं जाके बेटा उसके लिए बुरा लिख देना, कैसे पढ़ा रहा है वो सब। समझो ना बात को। छोड़ो खैर, मैंने तो बात कर ली उस बच्चे से इंस्टाग्राम पे कि हाँ बता बेटा क्या दिक्कत है। कर ली मैंने बात, दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन उसने वो ऊपर ऊपर से पढ़ाना और जज कर लिया ना, वो थोड़ा गलत लगा मुझे कि यार तूने कैसे देख लिया कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ? नहीं समझ आया, बढ़िया चीज है। समझ आता है कि किसी बच्चे को यहाँ पे 100% समझ नहीं आता। आज से पहले कितनी क्लास करी है तूने लाइफ में तुमने कितनी क्लासेस करी है स्कूल में, जिसमें टीचर की कही हुई एक एक बात तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गई हो वहीं पे? नहीं होती है, नहीं होती है भाई। बताया तो था, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल, वो नहीं हो सकता अटेन। सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होता। यस, हेडिंग लगा लो, डिफरेंट स्केल्स ऑफ ईएन, बस हेडिंग लगानी है, ये लिख लो, इसमें कुछ है भी नहीं। और मैं जिन पे स्टार लगा रहा हूं उनके तो पता होने ही चाहिए। एक पोलिंग साइंटिस्ट था, पॉलिंग,
हम यूनिवर्सली उसे ही अडॉप्ट करते हैं, वही स्केल्स हम यूज करते हैं। मतलब उसने जो वैल्यूज निकाली वो बेस्ड थी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशंस पे। किस पर बेस्ड थी बेटा? बॉन्ड एनर्जी। ये स्केल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशंस पे था। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक बॉन्डेड सिचुएशन में देखी जाती है एटम्स के बीच में, कल बताया था। तो उसने बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशंस करी, उस बिहाफ पे उसने निकाला। मैं जिन पे स्टार लगा रहा हूं वो चीजें आपको ध्यान, ये पूरी फैमिली तो मतलब आपको याद रखनी, एटलीस्ट पूरी ना रखो कोई बात नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन तो रखो। ऑक्सीजन सल्फर आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन कार्बन आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन 2 स्टार लगा रहा हूं, ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ और सिर्फ ये फास्फोरस तक ध्यान रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप देख लो। और वैसे भी आपको पता है कि ये 2 पीरियड तो हम देख चुके हैं, ये 2 पीरियड तो हम देख चुके हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी किसी की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक मुलिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी वैल्यूज निकाली और उन्होंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज से निकाला। ठीक है, अपना अपना तरीका है। इसने बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन से निकाला, उसने उस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज निकाला। और एवरेज क्या करोगे कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी थी, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाई 2 किया। और अगर कभी गलती से पूछ ले कि ये अगर पोलिंग स्केल है, फ्लोरीन की वैल्यू पोलिंग स्केल पे 4 है, तो बताओ मुलिकन स्केल पे कितनी होगी? तो वो तुम इससे निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मुलिकन स्केल पे जो वैल्यू होगी वो पोलिंग स्केल इनटू क्या हो जाएगा? 2.8। अगर आप यहां से EN ऑफ मुलिकन स्केल पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली 2.8 इंटू EN ऑफ पोलिंग स्केल हो जाएगा। तो अगर आपको फ्लोरीन की EN निकालनी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? 2.8 इंटू 4.0। कर सकते हो, ये इनका रिलेशन है। तो वैल्यू बड़ी आएगी, मुलिकन स्केल की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा बड़ी आएगी, वो 2.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ना, पॉलिंग स्केल की वैल्यू छोटी है क्योंकि वो डिवाइड बाई 2.8 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। सही है, नोट कर लो बस इसे, और कुछ नहीं है इसमें। आप सोचोगे सर इसमें से सवाल कैसा आएगा? नहीं आएगा, ये तो पोलिंग स्केल की कुछ वैल्यूज स्टार लगा रखी है, उन्हें याद रखना है बस। ये तो बहुत एम्स में पूछा जाता था किसी जमाने में। ठीक है, एक और था ऑल रेड रेशियो, वो जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन पे EN निकालता है, वो तो मैंने लिखा भी नहीं है। पर ठीक है, हमें किसकी वैल्यूज आगे माननी है? वो पूरे साल हमें तो पोलिंग स्केल की माननी है ना। यूनिवर्सली सबसे ज्यादा माने जाने वाली वैल्यू है पोलिंग स्केल की। तो बस ठीक है, मैंने कुछ स्टार लगाए हैं, उनकी वैल्यूज हमेशा याद रखना, वो वैल्यूज पता होनी चाहिए। चलिए आगे बेटा, पिछला नोट करना था। हाँ, तो पिछला मैंने नहीं करने दिया क्या? हाँ, ये ऐसे टॉप टू बॉटम डिक्रीज ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी करोगे चलेगा बेटा, इसमें कुछ सीखने को थोड़ी मिल रहा है। और ये वैल्यूज उधर आगे लिखी हुई है पोलिंग स्केल में, ये नहीं भी करोगे तो ये वैल्यूज ये रही, ये रही, ये रही, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां कर लो। लिख लिया बेटा? चले आगे। हाँ, लिख लो ना, वैल्यूज लिख लो ना, कितनी देर लगती है यार इतना सा नोट करने में? प्लीज लिख लो भाई, प्लीज यार। अब तक इस चैप्टर में ऑलरेडी हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर पे ही हैं, आज ये एक्स्ट्रा ही में है, और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक लेक्चर और चला जाएगा, थोड़ा जल्दी।
तो हम ऑलरेडी इस चैप्टर में 2 लेक्चर एक्स्ट्रा कर चुके हैं। हाँ, इसमें आपका इतना नुकसान नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ मेरा बहुत नुकसान होता है। आजकल सारा सिस्टम हाईटेक हो गया है, टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, हर चीज में फीडबैक सिस्टम है, आपको तो पता ही है चीजें। 2 लेक्चर एक्स्ट्रा आएंगे, हमें ऊपर से प्रेशर आएगा, सर आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहे हो। उन्हें वो उनको नहीं मतलब भाई, मैनेजमेंट और एकेडमिशियन में फर्क होता है। ठीक है ना, मैनेजमेंट का काम है चीजें बहुत प्रॉपर चलनी चाहिए। आपको सर इतने लेक्चर दिए थे, आप इतने में खत्म करो, वो अपनी जगह ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मेरी जगह यह है, मुझे यहाँ कैसे ठीक होना है ये तो मैं तुमसे मिल के ही पता कर पाऊंगा ना। हमारी जो स्पीड है, हमारी जो चीजें हैं, कितना चीजें पढ़ानी है, कितनी नहीं पढ़ानी है। और मैं जानता हूं मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई है ना आपको, इसी वजह से आज ये 2 लेक्चर एक्स्ट्रा भी जा रहे हैं। बट ठीक है, आई विल मैनेज। ठीक है, वो मैं मैनेज कर लूंगा और मैं सहन भी कर लूंगा वो जो बोलेंगे। आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेरे भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दे तो इसको चिंता मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या सबकी वाइफ का नाम पूछ के क्या अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगा क्या बेटा? है? एक टीचर की पर्सनल लाइफ से क्या मतलब तुमको? तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे, पेशेंट बैठेगा, तुम बोलोगे क्या तकलीफ है भाई बताओ, नहीं नहीं वाइफ का नाम बताओ। पेशेंट तुमको पूछेगा सर वाइफ का नाम बताओ, पहले वाइफ का नाम बताओ सर, आपकी आपकी वाइफ का नाम बताओगे तब मैं बताऊंगा कि मेरे क्या तकलीफ है, मेरे गले में दर्द है, टांग में दर्द है, कहाँ दर्द है। पहले वाइफ का नाम बताओ। कितने बच्चे हैं? जनगणना करने आया है? यहाँ जनगणना करने आया है कि मेरे घर में कौन कौन है? डॉक्टर से दिखाने जाता है, ये तू खुद अभी डॉक्टर के पास जाते होगे, उसको क्या बोलते? वाइफ का नाम बताओ पहले। वाइफ का नाम पसंद आएगा तो मैं आपसे इलाज करवाऊंगा। ऐसा करते हो? यही करते होगे तुम तो यार। अरे भाई टीचर हूं, मेरे से जो आपको काम होना चाहिए वो सिर्फ नॉलेज है सब्जेक्ट का, और लाइफ के बारे में तो मैं बताता ही हूं। इन 2 चीजों के अलावा आपको क्या मतलब मेरी जिंदगी से? मैं साइकिल पे आता हूं, मैं पैदल आता हूं, मैं लौट के आता हूं, चप्पल में आता हूं, जूते में आता हूं, कैसे भी आऊं, आपको क्या मतलब? मेरा घर, मेरा परिवार, क्या मतलब आपको मेरी निजी जिंदगी से? क्यों? जो रिलेशन है वही रखते हैं ना। और हर रिश्ता तभी सुंदर लगता है जब उसमें कुछ बाउंड्री हो। बिना बाउंड्रीज के रिश्ते अच्छे नहीं होते बेटा। हर रिश्ते की खूबसूरती उसकी सीमाएं ही हैं, उसकी बाउंड्रीज ही हैं, वरना सारे रिश्ते एक ही जैसे हो जाएंगे फिर तो। ठीक है ना, तो वो गरिमा, वो डिग्निटी, वो मेंटेन रहनी चाहिए, वो मर्यादा। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। मानते हो मेरी इस बात को? ऐसे ही लाइफ लेसन दे रहा हूं मैं। एप्लीकेशंस ऑफ वीएन पे हम आते हैं। दोस्ती का फ्लेवर ना हर जगह अच्छा नहीं होता, खराब भी होता है कई जगहों पे। चलाओ भाई। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझा तो मैंने कल दिया था, अब तुम बताओ क्या करना है इसके साथ, मैं क्या करूं? ईएन के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का रिश्तेदारी बताओ भैया। पहले तो मुझे ये बताओ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है
NMC नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब वही होता है जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अगर टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अगर टेंडेंसी है, तो फिर इसका मतलब यही हुआ फिर तो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यही मतलब है। तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को मैं अगर लेफ्ट टू राइट में लिखाना चाहूं, लेफ्ट टू राइट में अगर मैं देखना चाहूं, तो अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, फिर यहां से यहां तक जाऊं, तो बताओ मुझे कि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो NMC जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ये एरो उल्टे मत लगा देना, किसी और के सामने जाओगे बेइज्जती मेरी होगी बेटा, है ना? ठीक है। सो इधर की बात करें तो इधर से इधर EN क्या होती है? कम। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी घटेंगे। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। अब आपसे सवाल पूछे कि बताओ, ऑर्डर बताओ साहब, है ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का या मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दे देता हूँ इसमें। मैंने आपको दे दिया इसमें, ऑक्सीजन दे दिया, पोटेशियम दे दिया, सिलिकॉन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया और फ्लोरीन दे दिया। इनको अरेंज करो आप मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, है ना। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो। एग्जाम्पल है, मान लो यहां पे लिख दिया। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करो, करो करो इनको फटाफट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है सबसे पहले तो। अब कहां से देखेंगे वो? हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ कुछ वैल्यूज हमें पता है कि ये तो 4.0 है। आपके सामने तो ऑप्शन आएगा, ये 4.0 है, ये 3.0 है, ये 3.5 है, ये पता होना चाहिए बेटा। अगर नहीं है तो मेरे को ऐसे लिखते हुए देख के टेंशन में नहीं आना है, याद करना पड़ेगा। इतना जिन पे स्टार मारे हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे, और याद भी करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब ये मेटल है, ऑब्वियसली जो मेटल है उनकी EN कम ही होती होगी। अगर आप जाके देखोगे ये मेटल है, और ये अकॉर्डिंग टू NCERT मेटलॉइड है। अभी हम देखेंगे, ये भी चर्चा करेंगे, आज नहीं तो कल वाले लेक्चर में कर लेंगे कि ये मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटलॉइड वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे इंटरमीडिएट टाइप की रहती है ना, लगभग लगभग। तो ऐसे कुछ एलिमेंट कह सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बहुत ज्यादा कम, ना बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। वो एक अलग ही है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT ये मेटलॉइड की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ठीक है, ये मेटल है तो ऑब्वियसली इससे तो कम ही होगा, है ना। इससे तो कम ही मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और इनसे कम ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो आप तो मुझे बताओ कि सबसे कम पे क्या जाओगे फिर? तो ऑब्वियसली सबसे कम पे पोटेशियम आएगा, उसके बाद कौन आएगा बेटा? सिलिकॉन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, और उसके बाद फ्लोरीन आएगा। क्या सबने यही ऑर्डर जमाया? इंक्रीजिंग लिखना है ना, ऐसे कैसे जमा रहे हो? F पहले कैसे लिख रहे हो? हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली KSINOF। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। पोटेशियम मेटल है बेटा, ये अब भी तो वैल्यूज देखी थी यहाँ पे। कहा सिलिकॉन देखो 1.8 है, पोटेशियम 0.8 है। मुझे लगा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, अगर आप इसको भी वैल्यू स्पेसिफिक पे जाओगे, ऐसा कोई वैल्यू स्पेसिफिक पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हो ये चीज कि पोटेशियम प्योर मेटल है, प्योर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी। आप इनके ग्रुप का जो लिथियम है ना, वो भी सिलिकॉन से कम ही है। देखो, लिथियम भी सिलिकॉन से कम ही है, तो नीचे आने वाले तो ऑब्वियसली कम ही होंगे फिर, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट ही रही है। थोड़ा कॉमन सेंस। तो ऐसे कोई वैल्यू स्पेसिफिक जाके आपको ये क्वेश्चन नहीं करना था कि सर हम ये वैल्यू स्पेसिफिक जाके ही क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं। ये दिमाग में ही रखना है ना कि ये तो लेफ्ट टू राइट हो गए, ये तो है ही, हमें कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं जाना है। थोड़ा सा अरेंज कर लो।
फिर वो 4 ऑप्शन देगा, उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत देगा। हो सकता हो 3 में से 2 तो ऐसे हो जिसमें फ्लोरीन मैक्सिमम हो ही ना, काट देना, क्योंकि ये तो पता ही है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर हम उसे नॉन मेटल में प्रॉपर्टी में सबसे आगे रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे और पूछ लेता हूं, चलो और पूछ लेता हूं कि नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है, ये भी लिख लेना, एक पॉइंट लगा के लिख देना कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी से देखी थी, याद आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल की रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी से देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल से क्या एक्सपेक्ट करते हो? इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है हम आयोनाइजेशन एनर्जी पे सोचेंगे। और नॉन मेटल से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि इलेक्ट्रॉन खाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसको जितना ज्यादा पसंद उतना अच्छा नॉन मेटल। यानी किसी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, ये निकली आपने, देखो आप यहां तो आपस में बात करते हो, ठीक है, फिर आप कहीं जाके लिख देते हो कि सर समझ नहीं आ रहा। बेटा यार, समझने के लिए आओगे तो समझ आ जाएगा, मुझे समझने के लिए आओगे तो मैं समझ आऊंगा, ये सब समझने के लिए आओगे तो ये सब समझ आएगा। अब आप यहां तो यार एक दूसरे को समझने के लिए आ रहे हो यार, बताओ, आप यहां रिश्ते बना रहे हो यार, आप यहां चैट कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, मत करो ना यार। प्लीज मत करो यार। यार कैसे समझते हो तुम, वैसे बोल देता हूं मैं यार। तुम्हारे चक्कर में कोई जेन्युइन बच्चा भी ब्लॉक हो जाता है कई बार, वो फिर मैसेज करते हैं, सर मैं जेन्युइन बच्चा हूं, मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या विश्वास करें हम कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है ना? समझ नहीं आती ना फिर बात यार। तो वैसे तो मैं वहीं लिखवा देता, पर मैंने ऐसे ही सवाल की फॉर्म में करवा दिया। व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन हैलोजेंस टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम हैलोजेंस लिख लो, आपको भी पता ही है हैलोजेंस कौन से होते हैं। जल्दी बताओ बेटा, कौन कौन से होते हैं, बताओ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इतना कुछ बात करते नहीं है, ठीक है, उसे जाने दो, है ना? बताओ। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो क्या होगा, तो कैसे देखें? मुझे ये बताओ, क्या ये सारे, ये क्या सारे नॉन मेटल हैं? क्या ये सारे नॉन मेटल हैं? क्या ये सारे नॉन मेटल हैं? बिल्कुल है। क्या इधर से ऊपर आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है? बिल्कुल घट रही है, इधर से इधर जाने पर। इसका मतलब ऐसा होता है ना कि यहां से यहां आने पर जब भी मैं ऐसा कोई बड़ा एरो लिखता हूं ना, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है, एंड रिएक्टिविटी भी क्या हो गई? कम हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी, तो इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये सवाल कभी भी आ सकता है। ये ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर कभी भी पूछा जा सकता है हैलोजेंस में। समझ आया? तो आप ऐसा लिख सकते हो कि FCl Br I, इस तरह से लिख सकते हो। विपिन सर की आत्मा घुसी है मुझ में आज।
और मैं वीपू भैया की जैसे डब्बे बनाए जा रहा हूँ। और बनाऊंगा। और अभी दूसरे वाले पेन से भी लिखूंगा, रुको। वीपू भैया। हम्म। रोस्ट कर दिया, पागल है क्या? इसमें क्या रोस्ट करना है, ये अच्छी चीज है। किसी से क्या सीखते हो तुम, अच्छाई या बुराई? बोले सर हम तो दोनों सीख लेते हैं। अरे गधों, मैंने ये चीज अच्छी सीखी उनसे कि यार वो कितना, मैंने उनका उनका जो बोर्ड वर्क है, लिटरली भाई एक नंबर बोर्ड वर्क है, ऐसा लगता है प्रिंट होके आया है मैटर। तो उनसे मैंने एक अच्छी चीज सीखी कि थोड़ी कोशिश मैं भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं कितने दिन तक कर पाऊंगा ये मुझे नहीं पता, पर मैं थोड़ी कोशिश करूंगा। अब इसमें रोस्ट करने वाला तो कुछ नहीं था, आप लोग पता नहीं हर चीज का नाम लेना ही रोस्ट हो जाता है। तुम्हें पापा, तुम्हारे पापा नाम लेके बुलाते होंगे, है ना, कुछ भी आवाज कि अंजलि इधर आओ, अरे रोस्ट कर दिया। अंजलि नाम ले ली, रोस्ट कर दिया। हैं? अरे भाई कोई किसी की अच्छी चीज होती है ना, उसे सीखो हमेशा। लग रहा है बढ़िया चीज है, सीखो। आओ फिर नेचर ऑफ बॉन्ड पे चलेंगी कि बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। तो हमारे पास मोटा मोटी तौर से मैं आपको बताता हूं, वो तो मैं समझा ही दूंगा, पर वैसे जो वैल्यूज रहती हैं वो अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीजें रहती हैं कि डिफरेंस है ना। ये बेस्ड ऑन, मैं बता देता हूं ये किस पर बेस्ड होता है। आए थोड़े थोड़े से विपु भैया, गुस्से तो है मेरे। किस पर बेस्ड होता है ये? बेस्ड ऑन डेल्टा आई एन। हालांकि मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है, ऐसे ही मजे ले रहा हूँ। पर यार भाई मोती लिखते हैं सर, मोती। बेस्ड ऑन डेल्टा ई एन वैल्यूज, है ना, कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमको नेचर पता चलता है बॉन्ड का। चलो हो गया। तो अब ये कैसे पता चलता है, देखो इधर ये विजिबल है आपको, दिख रहा है ना सबको? हाँ, अब इसे देखो। लिथियम की वैल्यू 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 हम पीछे देख चुके हैं कि ऐसे रहती है। इन्होंने क्या किया, इस फ्लोरीन को बोला कि इधर आ। बोला जी भैया, कि एक काम कर, तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? तो इसने कहा मेरी 4.0 है। क्या बोला? अब मेरी 4.0 है। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ना, टेबल थोड़ी है ये, ऐसे लिख लो लिथियम बेरिलियम। और अब इस फ्लोरीन को बोला कि जब तू लिथियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बोले हाँ, तो क्या कितना डिफरेंस आएगा? अच्छा, ये डेल्टा लिखा हुआ है, अपन ने डायरेक्ट डेल्टा ई एन लिख दिया, इन्होंने वो सिंबल बना दिया। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसे ई एन लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, ऐसे ना ई एन लिख सकते हो आप इसको, ई एन है ये, और ये डेल्टा ई एन है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां डिफरेंस कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे? 4.0 माइनस 1.0, 3.0। फिर 4.0 माइनस 1.5, 2.5। फिर 4.0 माइनस 2.0, 2.0। 4.0 माइनस 2 हर एक एलिमेंट ने यहां 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 यहां, हर एक एलिमेंट ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और कुछ डिफरेंस निकल के आया। आप ये देख रहे हो कि जब वो एलिमेंट उधर ही उधर का है, माने कि लिथियम है, जिसकी 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 जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डिफरेंस उतना ही ज्यादा है। ये देखो क्यों, क्योंकि इसका तो 4 ही है, अपन ने एक फ्लोरीन के साथ कंसिडर करके सीखा है, इस चीज को सीखा है। तो लिथियम और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ना, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.0 है। उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 3.0 है। और
बेरिलियम और फ्लोरीन में वही डिक्रीज होता जा रहा है, फिर बोरॉन फ्लोरीन में और कम हुआ, कार्बन फ्लोरीन में और कम हुआ, नाइट्रोजन फ्लोरीन में और कम हुआ, ऑक्सीजन फ्लोरीन में और कम हुआ, एंड नाउ फाइनली फ्लोरीन फ्लोरीन में तो जीरो ही हो गया। फ्लोरीन फ्लोरीन में तो जीरो ही हो गया। कल की मेरी पढ़ाई हुई बात आपको ये याद आ रही होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो अब यहां पे एक चीज हमें समझ आती है कि अगर इफ डेल्टा ई एन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी। डेल्टा ई एन इंक्रीज होगा, डिफरेंस जितना इंक्रीज होगा बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ही क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जूम करूं वो कैसे होता है? साक्षी दिल बना के भेज रही है कि और बताओ कैसे हो। साक्षी रुक जा। नाम मिलता जुलता है इसका मतलब क्या खुद को समझने लग गई क्या? साक्षी रुक जा, पहले साक्षर बन जा। साक्षर मतलब समझते हो? पढ़ा लिखा। पढ़े लिखे तो तुम हो, साक्षर तो हो, पर और थोड़ा साक्षर बन जा। साक्षी दिल भेज रही है, बताओ यार, भेज किसको रही नहीं पता। साक्षी बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब समझा दो। वाह 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 वाह, वाह भैया वाह भाई वाह, है ना? अरे भाई पोलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा नहीं होना। आप में से ईमानदारी से बोलो कल का लेक्चर किसने नहीं देखा? एक बार बोलो। नहीं आते हो आप पढ़ के, मैं कह रहा हूं ना। आप यार, आप क्या मजाक समझते हो क्या कि कभी भी लेक्चर चालू करके देख लेंगे? पहले कल परसों का नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी चालू कर लेते हैं। क्या मैंने आपको कल बॉन्ड पोलैरिटी नहीं बताया? अरे भाई, एक एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट ए है और एक बी है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उस वजह से इन पे जो चार्जेस आएंगे वो पोलैरिटी होती है। कंप्लीट पोलर बोलते हैं जब ये पूरी तरह से प्लस और ये पूरी तरह से माइनस हो जाए, इसे कंप्लीट पोलर बोला जाता है। इसे कंप्लीट पोलर बोला जाता है, करेक्ट है। ये प्लस माइनस ही, प्लस माइनस किस वजह से आ रहे हैं कौन बताएगा? क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं? कल बताया तो था मेरे भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये चार्जेस होंगे। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज ही इतना हो गया कि भैया प्लस माइनस ही हो गया। अब जैसे मैं आपके सामने ये वाली चीज लेके आता हूं, आप समझ जाओगे, लो आ जाओ। आप समझ जाओगे कि एक एटम, ये देखो ऐसे समझो, एक एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है। अब यहां इस डायग्राम में अगर हम देखें, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें कि अगर ए की ई एन ज्यादा है और बी की, सॉरी, ए बी की ई एन ज्यादा है और ए की ई एन कम है, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? पहले तो ये भी देख लो। ठीक है, अभी दिख रहा है ये? अभी दिख रहा है? अगर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ये तो बेचारा बच्चा और ये पहलवान खींच लेगा। अगर यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ही लेगा, और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये उसका इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया। देखो ये रहा, उसका इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया। ये दिख रहा है? क्या है यार?
दिख रहा होगा यार, टेढ़ा मेढ़ा मुझे नहीं पता कैसा है, जो भी है ठीक है। ठीक है, ये देखो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो गए फिर तो। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो आयनिक बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए तो आयनिक बॉन्ड ही बन गया। ये देखो, ये बेचारा नाराज हो गया, ऐसे बैठ गया, और ये देखो खुश है ना, खुश है, इसके चेहरे पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। तो अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है इसने क्या खाया, इसने वो इलेक्ट्रॉन खा ही लिया ना बेटा। इसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन ही खा लिया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या ये माइनस बन गया और यहां पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ये तो कंप्लीट चार्ज हो गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक लिमिट से ज्यादा होगा। वो लिमिट क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, ताकत में डिफरेंस अगर लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो सीधा दिख रहा होगा सबको कि ये खींच ही लेगा इसके इलेक्ट्रॉन सारे। तो इसने वही किया, ये खींच लिया। यानी कि सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है कि दोनों एटम्स के बीच में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वो तो खींच ही लेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींच के लेके बैठ गया है, देखो तोड़ दी रस्सी, वो तो बैठा चुपचाप, प्लस ही बन गया। ये समझ आया? ठीक है, अब इसी को मैं आपके सामने, ये सही हो जाते हैं क्या वापस? आओ अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा वाला देखो, एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने कि अगर SI का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो गया। अगर SI का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो गया। और अगर SiO का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया। बताओ SI की कितनी होती है बेटा? 2 पॉइंट कितनी होती है? 1.8 होती है ना। सिलिकॉन की कितनी होती है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 होती है, इसकी भी 1.8 होती है। इसकी 1.8 होती है, इसकी 3.5 होती है। और इसकी सोडियम और क्लोरीन की बताओ, है ना। क्लोरीन अपना 3.5 रहता है ना। क्लोरीन जो है वो अपना 3.0 रहता है, और सोडियम जो है वो तो 0 पॉइंट में चला जाता है। सोडियम जो है वो तो 0 पॉइंट में चला जाता है, 0.8 के आसपास रहता है सोडियम तो है। ये देखो ना, ये वैल्यूज है, ये देखो। अभी आपको याद नहीं करनी, मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूं कि ये देखो 0.9 है, 0.8, 0.9, ये ऊपर नीचे भी चलती है किताबों में, ऐसी कोई बात नहीं है ना। 0.9 है, ये कितना 1.8 है, ये देखो 3.0 है। तो आप 3.0 माइनस 0.9 करो पहले तो। आप तो मुझे इतना बता दो कि 3.9 माइनस 0.8 करो, मैं आपको सारी कहानी समझा दूंगा। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कितना है, ये 0.9 है और ये 3.0 है। मुझे तो इतना बता दो कि इनका डिफरेंस क्या होगा, या इसका डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा EN कितना आएगा, ये सब जगह पे डेल्टा EN कितना आएगा ये बताओ। यहाँ पे डेल्टा EN कितना आएगा? 3.0 माइनस 0.9, 2.1। यस 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 यस, ये 2.1 का आ गया। ठीक है, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा? 1.8, 3.5, 3.5 माइनस 1.8 कितना होगा बताओ। दूसरे वाले में कितना आएगा? दूसरा वाला बताओ, ये बताओ, ये निकालना बताओ। यस, 1.7, सिंपल सी बात है, इतनी तो जोड़ बाकी आती है, चलो बढ़िया बात है। यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा? 0। तो अगर डेल्टा EN, इसमें डेल्टा EN 2.1 है, तो अब क्या होता है कि एक कॉमन सा देखा गया, ये सब ऐसी चीजें कहां से डिसाइड हुई है, तो ये चीजें देखी गई और ये माना गया। ये वैल्यूज कुछ कुछ जगहों पे चेंज भी हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ कुछ जगहों पे वैल्यूज चेंज हो सकती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.5 से कम है तो हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड गिनते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड गिनते हैं। फिर 0.5 से अगर 1.7 के बीच में आता है तो हम उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड गिनते हैं। और अगर मोर देन 1.7 आता है तो हम उसे आयनिक बॉन्ड ही बोल देते हैं। और यही कारण है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। आप बोलते हो कि अगर 100 आयनिक कंपाउंड है, 100 आयनिक बॉन्ड देखोगे तुम, तो 99 मेटल और नॉन मेटल के बीच में होंगे। क्यों? क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, नॉन मेटल की सबसे ज्यादा।
तो आयनिक बॉन्ड बनता किसके बीच में है? जहां पे ये डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। इसीलिए जो भी हम आयनिक बॉन्ड देखते हैं वो एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, क्योंकि वहीं पे तो डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि मेटल की सबसे कम रहती है, नॉन मेटल की सबसे ज्यादा रहती है, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा ना। इसीलिए कहा जाता है आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंस ही क्रिएट हो जाएगा अपने आप इतना ज्यादा, और इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा कि ये जो पहले मैंने बताया आपको कि वो उसको खींच ही लेगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लेके बैठ ही जाएगा। हाँ, ये ऐसे नोट कर लो ना, ऐसे डायग्राम मत बनाओ, ऐसा ही लिख दो, ऐसा ही ओ लिख दो, ऐसे लिख दो। और अब एक रूल लिख लो, ऐसे नियम सा बना लो, ठीक है, रूल सा बना लो कि जनरली, जनरली जरूर लिख लेना। जनरल रूल ये कहता है कि अगर 0 टू, कि इफ डेल्टा ई एन जो है वो अगर 0 टू 0.5, ये देखो कुछ जगहों पे ये 0.4 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होती, मैं आपको फिर कह रहा हूं। ये 0 टू 0.5 0.4 तक भी होता है, बुक्स में ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज मिल सकती है। यहाँ 0.5 लिखा है, मे भी ये 0.4 भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो उसे कहा जाएगा, मतलब लगभग लगभग वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है? उसमें चार्जेस नहीं डेवलप होंगे। ये देखो, अगर दोनों सेम है तो जीरो हो ही गया, ठीक है। अब अगर हम दोनों बीच वाली रेंज में आए, बीच वाली रेंज में आए, बीच वाली रेंज में, ये तो पहली रेंज हो गई। दूसरी रेंज ये कहती है कि अब बीच में आएंगे कि अगर आपका डेल्टा ई एन जो है वो 0.5 टू 1.7 रहता है, अगर इसके बीच में आता है तो फिर ये पोलर कोवेलेंट में जाएगा। तो फिर ये कहां जाएगा बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जाएगा। मतलब है तो कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग है, पूरी तरह से नहीं खींचा है, लेकिन हिसाब थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। चार्जेस, पार्शियल चार्जेस विल बी प्रेजेंट, एंड दीज पार्शियल चार्जेस, है ना, वही कारण होगा कि इसमें एक अच्छी खासी पॉलैरिटी हमें दिखेगी। इसमें क्या दिखेगा? हमें एक अच्छी खासी पॉलैरिटी नजर आएगी। ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ये जस्ट आपके रेफरेंस के हिसाब से है। ये वैल्यूज 19-20 चेंज हो सकती है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। श्रुति ने अर्पित को लव यू बोल दिया है। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, आधी रात को। श्रुति, अर्पित भाई, बधाई हो। हम्म। सब कुछ अर्पित हो गया भैया। अब इधर ये कोवेलेंसी, दैट मीन्स आप इसको, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, मैंने तो देखे ही अब हैं। एक काम करो ना आप इसे, मैं ये क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई? मेरे को नहीं पता था ना कि इन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द भी लिखे हों। आप यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर लिखो, यहाँ पे आप आयनिक कैरेक्टर लिखो, ये आपके लिए नॉर्मल वर्ड्स हो जाएंगे। अभी कोवेलेंसी बहुत भारी शब्द हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखो कोवेलेंट कैरेक्टर, और वहां पे आप लिखो आयनिक कैरेक्टर।
अभी ठीक है, मैंने देखा नहीं था। यार कैसे लोग हो यार। एक ने तो आशीर्वाद ही दे दिया, कह रहा कि ठीक है। गजब। क्या अब इसकी जरूरत है? ये वही चीज है कि इधर से इधर जा रहे हो, डिक्रीजिंग चार्ज सेपरेशन, इंक्रीजिंग चार्ज सेपरेशन, ये सारी वही चीज है। ये वही चीज है, आप इसे ना पीडीएफ में बाद में जूम करके जरूर देखना। ये वही चीज है, सेम टू सेम है, वो वैसा सा ही डायग्राम है। और अगर मैं यहाँ पे आगे ही चीज लिख रहा हूं कि अगर बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। और हमें पता है कि डेल्टा ईएन और बॉन्ड पोलैरिटी आपस में इंक्रीज है, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज है। तो ये बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब होता है चार्जेस। ठीक है, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे बॉन्ड उतना पोलर होगा, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ लिथियम फ्लोरीन और क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड पोलर है, आप क्या बताओगे मुझे बताओ। अगर आपसे डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया जाए, चलो आपसे आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, एक ले लिया हमने कार्बन हाइड्रोजन, एक लिया हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक ले लिया हमने हाँ 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 फ्लोरीन हाइड्रोजन, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा, नीचे आने पर, इधर से इधर आने पर बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्या आप मुझे इसमें बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर बता सकते हो? अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर लो, लो चलो, यहाँ फॉस्फोरस हाइड्रोजन भी लिख दिया, अब बताओ, लो बता सकते हो, यस और नो? चलो LIF वाला वो तो लिख दिख ही रहा है, तो मैंने वो सवाल हटा के इधर दूसरा सवाल ले लिया। अब बताओ। कह रहे श्रुति पार्टी दो। ले, समझ रहा है? अरे आज उसने अभी तो अर्पित के पास गया है प्रपोजल, अब अर्पित उसे स्वीकारता है या नकारता है, ये अर्पित पे डिपेंड करता है ना। तो एक बार रुक जाओ, पार्टी लेनी होगी तो अपन ले लेंगे, अर्पित से लेंगे। अर्पित देगा हमें पार्टी, श्रुति क्यों पार्टी देगी? श्रुति तो हार गई उसके सामने, श्रुति अपना दिल हार बैठी। वो कह रहा नो सर आई एम सिंसियर। अच्छा, तो सिंसियर लोग प्यार नहीं करते, सिंसियरिटी से प्यार कर लेना, सिंसियरिटी से एक्सेप्ट कर ले। प्यार करने जो प्यार करते सिंसियर नहीं होते क्या? क्या मतलब है तेरा? उद्दंड लोग प्यार करते हैं है? ये तो गलत बात है यार फिर तो। लो आ जाओ। इधर से इधर आ रहे हो तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस घट रहा है। अब आप वो देख लो, 2.1 2.1, 2.5 2.1, 3.5 2.1, 4.0 2.1, कर लोगे ना? मैंने क्या बोला? 2.1 2.1, 2.5 2.1। तो इधर से सॉरी डेल्टा इन घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, आई एम सॉरी, पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपसे पूछा जाए विच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, FH बॉन्ड पोलर है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगर पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर आयोनिक कैरेक्टर भी क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे। बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहे होंगे, सिंपल सी बात है। समझ गए बात को? समझ गए? ठीक है। तो आपसे पूछे कि इन इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहां आएगा, बताओ। इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहां से आएगा? इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bond polarity which is directly proportional to delta En. So we can say delta En is directly proportional to percentage ionic character.
यहां से हमें पता चला कि डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, दैट मीन्स डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर ना, ये तो सब आपस में जुड़े हुए ही हैं। तो एफ एच बॉन्ड विल हैव मोर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ये दोनों स्टार्टिंग के तो आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, एल आई एफ और बीई एफ, लो देख लो, एल आई एफ और बीई एफ, क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वो बात जो जनरल लिखवाई थी 1.7 वाली, है ना, वो इतनी बहुत ज्यादा हर मायने में ये इतनी ज्यादा वैलिड नहीं होती, क्योंकि ऐसे तो बोरोन फ्लोरीन के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। लेकिन अब आप बोलोगे डिफरेंस तो 2.0 है, अरे भाई तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, समझ गया ना मेरी बात को। तो ऐसा नहीं है, मैंने कहा था जनरल है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसे आप लोह की लकीर मत मान लेना कि यही लोह की लकीर है, इसे आप लोह की लकीर मत मान लेना। बस ये देखा गया है कि जो भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है, उनमें डिफरेंस 1.7 से ज्यादा ही देखा गया। लेकिन ये हर जगह भी वैलिड नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप इसे एकदम ऐसे होता कि बस इसी पे रहेंगे दुनिया में और कहीं पे कायम नहीं रहेंगे। बट हाँ, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक जनरल रूल बनाया है, वो वैल्यूज देख के बनाया है हमने, और कुछ नहीं किया। छालो फिर, आगे छालो। ये नहीं, पहले ये करेंगे क्योंकि जस्ट अभी ये कराई है, तो चौथे नंबर वाले को पहले तीसरा नंबर दे दो, तीसरे को चौथा करेंगे। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, एक सवाल देता हूं, एक सवाल देता हूं कि कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक, देखो देखो वो आ गई, देखो देखो, मैंने यहां नहीं लिखा था ना, उसने ये लिखा, वो मुझे कुछ संदेश देना चाहती है, शायद मेरे जरिए वो बदला लेना चाहती है किसी से, किसी ने तो उसको उसका कत्ल किया होगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एच एफ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है एच एफ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करो, कर लोगे? करके दिखाओ। देखो, इस फॉर्मूले में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला है, परसेंटेज एक आयनिक कैरेक्टर का क्या है बेटा, एक फॉर्मूला, कह रहे श्रुति आ गई। एच एफ, ठीक है। अब देखो यहां इस फॉर्मूले में देखो, ये 16 वैल्यू है, क्या इस फॉर्मूले में ये डेल्टा ई एन से मल्टीप्लाई है? यस सर। क्या इस फॉर्मूले में आगे प्लस है? यस सर। क्या इस फॉर्मूले में आगे फिर से मल्टीप्लीकेशन है? यस सर। क्या स्क्वायर है? यस सर। क्या कहना चाह रहे हो सर, आप बताओ, आप बताओ। पिछली स्लाइड पे हम ये तो सीख ही चुके हैं, पिछली स्लाइड पे हम ये तो सीख ही चुके हैं कि इफ डेल्टा ई एन ज्यादा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। बोलो, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या ये चीज मैं बता चुका हूं कि अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा। अब आप इस फॉर्मूले का करोगे क्या, मुझे बताओ ना। ये फॉर्मूला खुद ही बता रहा है कि मेरे यहां पे 2 वैल्यू रखेगा और यहां पे भी 2 रखेगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे 4 रखेगा और यहां पे 4 रखेगा, तो 4 वाले में ज्यादा आएगा, 2 रखेगा तो कम आएगा। तो इसका मतलब है, सीधी बात है, यहां जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी रूट नहीं है, वैल्यूज कम कौन करता है? माइनस, डिवाइड और अंडर रूट, ये वैल्यूज को कम करते हैं, पता ही होगा ये तो। लेकिन यहां पे क्या है? प्लस, मल्टीप्लीकेशन, गुणा, जोड़ और स्क्वायर, ये वैल्यूज को बढ़ाते हैं। इतना तो बेसिक, इतनी गणित तो सबको आती होगी ना बेटा, है ना। तो बताओ कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले h की जो ई एन है ना, ई एन एच की कितनी होती है? 2.1 होती है बेटा। और ये फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा? 4.0 होती है। यहां से हमको डेल्टा ई एन मिल जाएगा, बोलो कितना? डेल्टा ई एन मिल जाएगा कितना? डेल्टा ई एन हमारा आएगा कितना? 4.0 माइनस 2.1, बताओ कितना हो गया? अरे 4 में से 2 गए तो 2, लेकिन एक ज्यादा गया तो बता 1.9 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.9 जो है वो डेल्टा ई एन हो गया। बस
बेटे रख दे फिर फॉर्मूले में परसेंटेज में ही आएगा, अपने को परसेंटेज अलग से नहीं निकालने हैं। तो यहां पे क्या होता है 16 1.9 प्लस ये 3.5 और ये 1.9 का स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन घर पे करें और अकेलेपन को दूर करें, कर लेना बेटा, जितना भी आए बता देना। कुछ आई थिंक 43 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। जो कंपाउंड आयनिक होते हैं ना, आयनिक कंप्लीटली, उनमें ना ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो 50% से ऊपर ही आते हैं। मोर देन 50% जिसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है ना, और वो कब आएगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, वहां वैल्यू ज्यादा रखोगे तो उधर वैल्यू ज्यादा आएगी। और वहां पे वैल्यू कब ज्यादा आएगी, डेल्टा ई एन की वैल्यू कब ज्यादा आएगी, जब क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे और वो डिफरेंस से ही आते हैं। तो ये जो रूल है ना वो जनरल 1.7 वाला, और ये इतना इतना भी कोई खास वैलिड नहीं होता। वो हाँ, आयनिक कैरेक्टर जरूर इंक्रीज करता है। लिखो इसको फटाफट। एक जनरल रूल है बस, वो 1.7 से ज्यादा होता है क्या, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमने, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन। चलिए बाबा, अब यहां पे आता है एक और कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन होमोडाई हेट्रोडाई एटोमिक, जब हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हमने, अब आप देखो, मान लो ये कार्बन कार्बन है, तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं। लेकिन आपको बोल दे कि नहीं, कार्बन और दूसरे किसी एलिमेंट का, एक्स एलिमेंट का जो कि अलग है, उसके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, पहले वाले में तो दिक्कत ही नहीं आती है, तो कैसे निकालोगे वो। तो मान लो इसको भी एक फॉर्मूला है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। शूमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है किसी सवाल में, है ना। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि फाइंड डी एक्स, है ना, या ये लिख दो डी ए बी, है ना, डी ए बी, ऐसे समझ लो इसको, ऐसे ही समझो, छोड़ो, ए बी, डी ए बी, जबकि गिवन क्या हो हमें, गिवन क्या है, कुछ आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये ना, सवाल में उसको फॉर्मूले में रखना है आपको। गिवन क्या है हमारे पास कि यहाँ मान लीजिए हमारे पास डी ए दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे पास 1.54, और डी बी बी दिया हुआ है हमें 1.00, और ए की और बी की ई एन में हमारे को डिफरेंस दिया हुआ है कि ई एन ऑफ ए और ई एन ऑफ बी, इसकी ई एन दी हुई है हमें 3.0 और इसकी ई एन दी हुई है 4.0। ठीक है, ये लो, अब इस सवाल को करो, कर लोगे, बहुत आसान आसान। इनऑर्गेनिक में तो क्या काम कैलकुलेशन का, है ना, हम तो करते ही रहते हैं। तो यहां से हमें एक चीज निकल के आई और वो है डेल्टा ई एन, और वो है कितनी हमारी 1.0। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है ना, ये आपका डेल्टा ई एन है और कुछ नहीं है। क्या है ये, डेल्टा ई एन, इसको हटा के आप डायरेक्ट डेल्टा ई एन लिख सकते हो। अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि हमें वहां पे वो आर ए और आर बी लिखा हुआ है, वो क्या है। तो अगर डी ए है तो इसका मतलब हुआ कि जो आर ए होगा वो डी ए डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, क्योंकि यहां पे तो हमें इनकी लेंथ दे रखी है, ए और ए की लेंथ दे रखी है। तो रेडियस जब सेम की लेंथ दे रखी है तो उसे तो हम आधा कर देंगे, जब सेम की लेंथ दे रखी है तो उसे तो हम आधा कर देंगे। बताओ कितना लिखूं, 0.77 लिख दूं क्या। और अगर बी और बी की भी लेंथ दे रखी है तो हम आर बी भी निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डी बी बी डिवाइड बाई 2, क्योंकि जब सेम एटम है और उनकी लेंथ दे रखी है
तो हम उसे आधा करके रेडियस तो निकाल ही सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा क्या। बस अब आपको ये वैल्यूज यहां पुट कर लेनी है, आपको समझ में आ ही जाएगा। ये वैल्यूज आप यहां पुट करोगे, आर ए वहां से ले लो बेटा, कितना हो रहा है 0.77 प्लस क्या लिखना है आपको 0.50, उसके बाद माइनस 0.09 एंड उसमें कितना आ जाएगा, डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब ये आप निकाल लेना भैया कितना आ रहा है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक 1.1 समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1.1 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये आप मुझे नहीं पूछना कि ये फॉर्मूला क्यों ऐसा लिया, साइंटिस्ट से पूछो। वो जो स्टीवेंसन फॉर्मूला है, जो वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये एक फॉर्मूला बताया, वो सब हाइपोथेटिकल बेसिस है, उन्होंने बताया, मैंने आपको बता दिया। इस पर सवाल इसी तरह से आ सकता है। एंड इनफैक्ट इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक सवाल जो हर जगह देखने को मिलता है, विद दीज वैल्यूज, सेम वैल्यूज ही होती है, ये मैंने वही सवाल करवा दिया है। कल कोई आपके सामने आएगा ऐसे ही आएगा वापस, ए बी की जगह एक्स वाई लिख सकता है, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है भाई। लोग 1.18 फॉर्म निकाल चुके हैं और कुछ लोग सिर्फ अंगूठा नीचे करने में बिजी हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूं, आप भी अपना काम ही कर रहे हैं, एक दिन आपको भी समझ आ जाएगा। आज मतलब ठीक है, एक दिन आपको यह भी समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था। और याद रख लेना, मुझसे नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पैमिंग मत करो, है ना। स्पैमर्स हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना स्पैमिंग मत करो कि किसी को गुस्सा आ जाए या किसी की लाइफ ही खराब हो जाए, या हो सकता हो कि जो सिस्टम बनाए हुए हैं मैनेजमेंट वालों ने जानबूझ के, अब उसमें हमारा क्यों नुकसान करते हो भाई तुम, दूर दूर से कहीं से आके। आपका कोई आधार कार्ड देख नहीं रहे, वोटर आईडी तो देख नहीं रहे कि आप स्पैमर हो। आप भी बच्चे हो उन्हीं में से यार। अब जिन्होंने ये पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा वो, अरे भाई मैंने ये बताया तो था कि अगर एक एटम ए है और दूसरा एटम भी अगर ए है, तो आप ये यहां से यहां तक निकालते हो, इसे क्या बोलोगे, डी ए ही तो बोलोगे। ये दिया हुआ है इन्होंने 1.5, ये गिवन है, ये गिवन है बेटा, ये सब कुछ गिवन है। तो मैं आपसे पूछूं फिर कि बता रहे आर ए क्या होगा, आर ए क्या होगा, तो ये नहीं निकाल सकते तुम, D/2। ये तो हम कर चुके हैं ना बेटा। ऐसा ही इन्होंने बी का भी दिया हुआ है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये रेडियस निकालने के लिए हमने ये काम किया था, याद करो। तो इन्होंने दिया हुआ है ये चीज कि आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। किसके बीच की निकालनी है, ए और बी की। तो उसके लिए इन्होंने पहले ए की डिस्टेंस दी हुई है, बी की डिस्टेंस दी हुई है, तो हम इसका आधा करके इसकी रेडियस पहले निकाल लेंगे, इसका आधा करके इसकी रेडियस पहले निकाल देंगे और उस फॉर्मूले में रख देंगे। वो फॉर्मूला बनाया हुआ है इस चीज के लिए, वो फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में ये गिवन आएगा, आपको ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, सब कुछ गिवन होगा। आपको निकालना क्या है वो बताऊं, आपको इसकी रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है बेटा। कोई यूनिट वूनिट अभी रहने दो, 1.18 आ गया आंसर, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा करवा के मैं पछताता हूं, मुझे तो इतना पता चल गया। लिख लो इसको भाई, फिर आगे बढ़ते हैं।
चले भाई, ओके। ये मैं करवा चुका था, अब आपने क्लास नहीं ली होगी तो मैं उसका आपको क्या बोलूं यार, अब भाई अब माफ करो यार मुझे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे आते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। क्या होता है वो सुनो, ये सुनो। अच्छा, किस किस को ये पता है कि जो H प्लस जब रिलीज होता है और OH माइनस रिलीज होता है, जो H प्लस डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो OH माइनस डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक बेसिक आइडिया जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वैसे ये मेरा पार्ट नहीं है, पर ठीक है मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूं कि इतना तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इतना तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि H प्लस देने वाले कौन होते हैं, OH माइनस देने वाले कौन होते हैं? जल्दी बताओ, ये तो पता ही होगा। जो H प्लस डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं? जो OH माइनस डोनेट करता है, पोलर मीडियम में पानी ले लो या और कोई पोलर मीडियम ले लो, पानी में जो H प्लस देता है उसे क्या कहते हैं? हाँ बताओ, फिर बताओ क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बताओ, बस जानना चाह रहा हूं मैं। जो H प्लस देता है, आपने कुछ, हाँ एसिड 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 और बेस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जो H प्लस डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एसिड, जो H प्लस डोनेट करते हैं। और जो OH माइनस डोनेट करते हैं वो कौन होते हैं बेटा? बेस होते हैं, ठीक है। जो H प्लस डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH माइनस डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। पानी क्या है? पानी क्या है? एक वाटर क्या है? पोलर मीडियम है। अगर हम बोलें तो वाटर है क्या? बेसिकली एक पोलर मीडियम है। पानी क्या है? पोलर मीडियम है। और पोलर को पोलर बहुत पसंद होता है, पोलर को पोलर बहुत पसंद होता है। वापिस सुनना, पानी एक कैसा मीडियम है बेटा? पोलर सॉल्वेंट है ना, बोलते हैं ना, सो पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, इसे बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट है ये। तो पानी में अगर H प्लस मिल रहा है तो कोई चीज है आपने डाली, पानी में H प्लस दे रही है, एसिड है। पानी में OH माइनस दे रहा, बेस है। पानी की बात कर लेते हैं हम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर जगह लेना चाहते हैं हम, ठीक है। ठीक है, पानी एक पोलर मीडियम है। अगर हम उसकी बॉन्ड को देखें, हम उसको डाइपोल मोमेंट को देखें तो, लेकिन ऐसे कहने को पानी, वो जो आप बोल रहे हो कि पानी जो है वो न्यूट्रल है, तो वो पीएच के हिसाब से है बेटा। वो क्या है? पीएच के हिसाब से है। अभी रुको आप, अभी आप थोड़े से इन चीजों को लेके अवेयर नहीं हो, कोई बात नहीं, वो जो चीजें आएंगी तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पानी जो है एक पोलर मीडियम में आता है, एक पोलर सॉल्वेंट में आता है, ठीक है। पानी का डाइपोल मोमेंट हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि पानी का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैक्सिमम होता है। हालांकि बाकी जगहों पे एचएफ का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैक्सिमम होता है। तो पानी एक पोलर मीडियम है, और पोलर को पोलर पसंद होता है। और आज हमने बॉन्ड पोलर तो सीखा, मैं आपको बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं। मैं चाहूं तो यहां डायरेक्ट चीजें बता सकता हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं चाहूं तो यहां पे डायरेक्ट चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक से चीजें स्टार्ट कर रहा हूं। मैं उसके बिना भी यहां लिख दूंगा कि ईएन बढ़ेगी तो ऐसा नेचर बढ़ेगा, ऐसा नेचर बढ़े। मैं आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाह रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बॉन्ड पोलैरिटी सिखाई थी, बॉन्ड पोलैरिटी सिखाई थी। अब मेरा सवाल यह है कि अगर बॉन्ड पोलर ज्यादा है, एक बॉन्ड ज्यादा पोलर है, एक बॉन्ड कम पोलर है, पानी में पहले कौन टूटेगा? पानी को पोलर सॉल्वेंट है, इसको पोलर बॉन्ड्स ज्यादा पसंद है, पोलर को पोलर पसंद होता है, ऐसे लिख देना, पोलर को पोलर पसंद है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, पानी उसे जल्दी गोल देगा तोड़ तुड़ा के जो ज्यादा पोलर है, ठीक है। जो ज्यादा पोलर है, मोर पोलर बॉन्ड विल बी मोर इजीली डिसोसिएट इनटू वाटर। ये हम एक बेसिक रूल है, एमडीजे है, जिस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो उसे तोड़ दो, जिस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो उसे तोड़ दो। अब मैं आपके सामने दो चीज ले रहा हूं, एक एलिमेंट है ए, उसका बॉन्ड बना हुआ है ओ, और फिर बना हुआ है एच के साथ। क्या बना हुआ है? ए ओ एच, सुन लेना बेटा,
क्या बनाया हुआ मैंने, AOH बॉन्ड बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की। मैं आपको हाइड्रोक्साइड से समझाता हूं, और जो नेचर हाइड्रोक्साइड का होता है वही ऑक्साइड का होता है। अब आ जाओ यहां पे, आज आपको MDJ सिखाते हैं। लो ये अपना MDJ बेटा, ये तरीके हैं अपने, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको, ये तरीके हैं। ये दो तरह से बॉन्ड टूटता है, ये पानी में जाके दो तरह से टूट सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? दो तरीके क्यों हैं? क्योंकि ये बॉन्ड एक तो यहां से टूट सकता है, एक यहां से टूट सकता है। तो आप वो दो सिचुएशन मेरे सामने बोल जाओ कि सर अगर ये बॉन्ड AO, अगर ये बॉन्ड AO रह जाए, AO हो जाए, और साथ में AO माइनस और साथ में H प्लस निकाल दे, यानी ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए। पहली कंडीशन जिसमें ये बॉन्ड कहां से टूट गया बेटा, पहली कंडीशन में ये बॉन्ड यहां से टूट गया, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये बॉन्ड वहां से टूट जाए, उधर से, तो वो वहां से टूटेगा तो A प्लस और साथ में क्या होगा बेटा, OH माइनस निकलेगा। क्या ये बॉन्ड दो जगह से टूट सकता है? AOH का जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, AOH का बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, वो आपको ये साफ साफ पता चल रहा है कि अगर यहां से टूटेगा तो H प्लस रिलीज होगा, यहां से टूटेगा तो यहां से। ये कैसे टूटा? अगर ये बॉन्ड, मेरी बात सुनो, अगर ये बॉन्ड AOH का बॉन्ड जो है, अगर ये यहां से टूट जाए तो फिर ये ऐसा टूटेगा। और अगर यही बॉन्ड AOH का, यही बॉन्ड पानी में जाके यहां से टूट जाए, तो ये चीज डिसाइड कैसे होगी? ये चीज कैसे डिसाइड होगी? इसे तो हम क्या बोलेंगे, एसिड। इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, एसिड। और इसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बराबर मानते हैं कि भैया ठीक है 3.5 है। अब आप समझो, कंडीशन सुनो, सारी कहानी तो इस पे डिपेंड करेगी ना। ये हमारे लिए वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में कहीं का भी हो सकता है, और ये हमारे लिए फिक्स है कि 3.5 होगा, ये हमारे लिए फिक्स है कि 2.1 होगा, और यहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फिक्स है, यहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फिक्स है, डिफरेंस फिक्स है। बोलो कितना डिफरेंस कर दूं? 35 में से 20 गए तो कितने हुए, 15। 21 गए तो कितने हुए, 1.4 हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताओ, डिफरेंस कितना हो गया भाई? डिफरेंस कितना हो गया, जल्दी बताओ। 1.4 हुआ, हुआ, हुआ। ठीक है। अब 1.4 हमारे पास एक वैल्यू आई, और ये हमारे लिए वेरिएबल है, ये हमारे लिए बेसिकली वेरिएबल है, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये बॉन्ड टूटे, अगर आप चाहते हो ये बॉन्ड टूटे, यानी OH माइनस रिलीज हो, अगर आप चाहते हो ये बॉन्ड टूटे, OH माइनस रिलीज हो, इफ यू वांट कि यहां से बॉन्ड टूटे, तो ये जरूरी है कि यहां का डेल्टा EN ज्यादा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि, अगर आप चाहते हो कि ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे और OH माइनस रिलीज हो, तो इसका डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए इसके डिफरेंस से, और इसका डिफरेंस 1.4 है। तो एक जनरल ये भी बोल सकते हो कि अगर वो डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है तो हम सोचेंगे कि यह बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्योंकि पानी को पोलर ज्यादा पसंद है। अब अगर आप उसे पानी में डालोगे, अगर आप उसे पानी में डालोगे या गर्म करोगे या कुछ भी आप ऐसा कुछ करते हो, बॉन्ड तोड़ोगे, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, फिर ये टूटेगा। ज्यादा पोलर बॉन्ड को तोड़ना है, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। जो बॉन्ड ज्यादा पोलर है उसे तोड़ना है। क्या बोलोगे इसे? जो बॉन्ड ज्यादा पोलर है, जो बॉन्ड ज्यादा पोलर है उसको तोड़ना है। ठीक है, जो बॉन्ड ज्यादा पोलर है वहां टूटेगा। अब हमारे पास दो बॉन्ड है, AO बॉन्ड, OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की कहानी फिक्स है, AO बॉन्ड की कहानी बदल सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां मैं अगर सोडियम लगा दूं, मेरी बात समझना बेटा,
यहां मैं अगर सोडियम लगा दूं तो सोडियम कितना होता है, 0.9 होता है ना। और फिर ये कितना हो गया, ऑक्सीजन 3.5 हो गया। अब 3.5 माइनस 0.9 करना जरा। अगर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इफ ए जो है, अगर ए जो है, अगर ए जो है, ए क्या हो, सोडियम हो, मेटल हो, या और भी कोई हो सकता है। अगर ए सोडियम हो, मेरी बात समझ लेना बेटा, अगर ए सोडियम हो, समझा रहा हूं, ये नोट मत करना, तो डिफरेंस कितना आएगा, इनके बीच का डेल्टा ई एन कितना आएगा, इनके बीच का डेल्टा ई एन कितना आएगा, कितना आ रहा है बताओ जल्दी। 2.6। हाँ ठीक है, कितना आ गया, 2.6 आ गया भाई। 2.6 इज ग्रेटर देन 1.4, ऑब्वियसली वो तो फिक्स है। 2.6 इज ग्रेटर देन 1.4। तो आप मुझे बताओ फिर बॉन्ड कहां से टूटेगा। अगर ए जो है, ए जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जितनी कम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा ये डिफरेंस क्रिएट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिफरेंस 1.4 है। अगर ये ए जो है एलिमेंट, ये जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये अंतर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अंतर होगा वो उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि उतना डिफरेंस क्रिएट करके डेल्टा ई एन ज्यादा आएगा। डेल्टा ई एन तो समझते हो, डिफरेंस। अब बताओ ये बॉन्ड कहां से टूटेगा, ए और ओ के बीच से टूटेगा, टूटेगा ए और ओ के बीच से टूटेगा। आप NaOH को क्या बोलते हो, आप NaOH को क्या बोलते हो, आप NaOH को क्या बोलते हो। आप इतना तो मतलब, मैं ठीक है मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे पता है इतना सबको पता होगा। NaOH इज बेस और एसिड, NaOH इज बेस और एसिड, क्या बोलते हो आप इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। क्यों बोला आपने बेस, आपने बड़ा आसानी से बोल दिया कि जब हमने देखा कि ये OH माइनस देता है। अरे तो क्यों देता है, कभी दिमाग लगाया कि यहाँ पे O होगा यहाँ H होगा, तो ये वो A की तरह रोल प्ले कर रहा है, ये उस A की तरह रोल प्ले कर रहा है जिससे ये OH बॉन्ड टूटा हुआ जुड़ा हुआ है। अब समझ आया NaOH क्यों देता है रे पानी में OH माइनस, क्योंकि वो बॉन्ड कहां से टूटेगा, वो तो यहां से टूटेगा ना, Na से। आपने बोला ये बॉन्ड अभी A और O के बीच में से टूटेगा सर, समझ आया, समझ में आया। देखो जब भी कोई बात मैं अच्छी बताता हूं ना, और समझाने वाली बात बताता हूं और कॉन्सेप्ट वाली बात बताता हूं, तो मैंने अक्सर देखा है कि वहां पे अंगूठे नीचे करते हैं बच्चे। 100% बोल सकता हूं मैं कि वो किराए के भेजे हुए हैं, ठीक है। और जो भी ये कर रहा है ना, ये एजुकेशन पे सवाल उठा रहा है, खुद पे नहीं। तो ये काम करना बंद कर दो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में। किसी की लाइन को छोटा करके नहीं, अपनी लाइन को बड़ा करके आगे बढ़ो बेटा। बड़ा दिखना है तो अपनी लाइन को बड़ा करो, दूसरे की मत छोटी करो। अभी समझ आया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बिल्कुल छोटी सी मैथ्स है भाई। मैं यहां पे एक, यहां की वैल्यू 1.4 है, ये जितना कम होगा ये डिफरेंस उतना ही। यहां पे मैं 3.5 माइनस 2.5 कर दूं, अब बताओ। मैं यहां पे 3.5 माइनस 2.5 कर दूं, अब बताओ। 3.5 माइनस 2.5 कर दूं, अब बताओ जल्दी बताओ। 3.5 माइनस 2.5 कर दूं। एक केस ये ले लिया मैंने, एक केस ये ले लिया। और दूसरे केस में अगर मैं बोलूं कि अगर ए की EN, इफ EN ऑफ ए कितनी है, 2.5 ले ली। अब बताओ, अब आप क्या करोगे, अब आप 3.5 माइनस 2.5 लिखोगे ना। अगर आपको इसकी डिफरेंस निकालना, कितना आ जाएगा, 1.0, विच इज स्मॉलर वैल्यू देन 1.4। अब इस केस में बॉन्ड कहां से टूटेगा, अब इस केस में बॉन्ड कहां से टूटेगा। और ये बोलते ही ना और लोगों ने भी अंगूठा नीचे कर ली। अरे भाई ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, समझ रहे हो ना। बड़े हो जाओ लाइफ में, पहले थोड़ा मैच्योर हो जाओ, उसके बाद पढ़ना। कुछ नहीं होना जाना इन चीजों से।
अभी ये बात समझ आई कि नहीं आई कि ये बॉन्ड कैसे टूटेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो चीजें हैं, एओ का इलेक्ट्रो सॉरी एओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ओ एच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओ एच बॉन्ड का डिफरेंस और एओ बॉन्ड का डिफरेंस, यही डिसाइड करेगा कि कौन सा बॉन्ड कहां से टूटेगा। अब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, अब ये बॉन्ड ओ एच से टूटेगा, यानी कि वो H प्लस देगा। कभी देखा है आपने कि C हो फिर O हो फिर H हो, अब ये बॉन्ड कहां से टूटेगा बता जरा। COH है मान लो, है ना, कौन सा बॉन्ड है ये, COH है, ये कहां से टूटेगा। ये होता H2CO3, नाम सुना है आपने H2CO3? H2CO3 नाम सुना है क्या आपने H2CO3? H2CO3 सुना है, सबने सुना होगा। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बोला, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये होता है ये C डबल बॉन्ड OH, COH, COH, COH। ये क्या OH नहीं दे सकता था, देता तो दुनिया इसे बेस बोलती। ये बॉन्ड तो यहां से भी टूट सकता था, ये बॉन्ड यहां से भी टूट सकता था, क्यों नहीं टूटा भाई, बताया अभी क्यों नहीं टूटा, वो यहां से टूटेगा। दुनिया इसे बेस बोल देती है अगर ये टूट जाता तो। इसके पास है सी से ओ, ओ से एच, यही तो बॉन्ड है। देखो इस सी को क्या मानोगे, ए, इस सी को क्या मान लो, ए, ए ओ एच, ए ओ एच, ए ओ एच, कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। ये कहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, किस जगह से, किस जगह से, यहां से टूटेगा। और अगर यहां से टूटेगा तो ये H प्लस देगा, इसलिए दुनिया इसे एसिड बोलती है तो वही AOH। तो एक बेसिक चीज बताई, अब मुझे बताओ, क्या ये ए एलिमेंट हमारे लिए कुछ भी हो सकता है पूरी पीरियोडिक टेबल में से, हाँ। तो मैं बोलूं कि लिथियम से लेके अगर मुझे फ्लोरीन तक ए बढ़ाना है, मतलब अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट मुझे बात करनी है, सारी चीज मैंने आपको समझा दी है ना, मैं ये लिखना नहीं है बेटा, मैंने आपको सारी चीज समझा दी है कि इट ऑल अबाउट द डिफरेंस, कि कौन सा डिफरेंस ज्यादा होगा अगर इन दोनों के बीच का डेल्टा ई एन, अगर इन दोनों के बीच के डेल्टा ई एन को हम लोग एक काम कर लें, इसको हम लिख दें डेल्टा ई एन 1 और इसे हम लिख देते हैं डेल्टा ई एन 2, है ना, मैं अपनी टर्मिनोलॉजी बना रहा हूं। तो एसिड किस केस में होगा, यहां पे एक रिलेशन बना के दिखा दो मेरे को, यहां पे क्या लिखोगे, ये किस केस में होगा, ये वाला ब्रेक किस केस में होगा, ये वाला केस किस में होगा, कि जब व्हेन व्हेन डेल्टा ई एन, ठीक है, 1 इज लेस देन डेल्टा ई एन 2, उस केस में जा सकता है ये H प्लस, बिल्कुल हो सकता है। जब ये वाला डिफरेंस ज्यादा आएगा तो यहां से टूटेगा कि नहीं टूटेगा बेटा, जहां पे ज्यादा डिफरेंस वहां पे ज्यादा पोलैरिटी, जहां पे ज्यादा पोलैरिटी उसको ही तो तोड़ना है, ठीक है। अब यहां बताओ ये किस कंडीशन में होगा, व्हेन डेल्टा ई एन 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा ई एन 2, अभी ठीक है, अभी समझ आ गया। अब वो उधर वाला पोलर ज्यादा है तो ये टूटेगा, तो OH माइनस चला जाएगा, एकदम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब आपसे मैं पूछा जाऊं, पूछने पर अगर मैं ये चीज ये पूछूं कि अगर एक पीरियोडिक टेबल है और इधर से इधर जाना है, तो बहुत आसान तरीके से बता सकते हो कि इधर जाने पर ये हम ए ही तो हमारा वेरिएबल है बेटा, ए ही हमारा वेरिएबल है। जब एक पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो ई एन ऑफ ए जो है वो क्या होगी, इंक्रीज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि इसकी तो फिक्स है 3.5
और इसकी भी फिक्स है 2.1। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा 3.5 के नजदीक होती जाएगी, जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, अंतर कम होता जाएगा, और ये रहा अंतर। और जितना ज्यादा ये कम अंतर होगा, उधर से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, वो बॉन्ड फिर उधर से टूटेगा। क्योंकि अगर इनका डिफरेंस घटेगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस घटेगा, वो कब घटेगा? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना। अब आप देखो कि अगर EN ऑफ ए इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा EN1 जो है वो डिक्रीज होगा, और उस केस में क्या बनेगा बेटा? एसिडिक नेचर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अरे बहुत ही बढ़िया बेटा, मैंने तो मक्खन ही कर दिया, मुझे खुद इसना ऐसा ना पढ़ाया हो कभी। देख रहा हो, देख रहा हो लल्ले। हाँ, ये देख, टॉप टू बॉटम की अगर बात करें बेटा, तो हमें पता है कि EN ऑफ ए कौन है? कोई भी हो सकता है, एक एलिमेंट, ग्रुप की बात हो गई, तो घटता है, EN घटता है। अगर EN घटेगा तो बताओ डेल्टा EN जो है वो भी 1, वो फिर इंक्रीज, मतलब उसको हम क्या लिखेंगे? अगर यहां पे वो डिक्रीज हो रहा है डिफरेंस, तो वो डिफरेंस यहां डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो डिफरेंस यहां पे इंक्रीज हो जाएगा ना बेटा। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सही है। ये डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो कौन सा नेचर बढ़ेगा बेटा? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये देखो, अब आप ये डेल्टा EN VN वाला कुछ याद नहीं रखना है आपको ना। ये चीज भले ही आप स्किप कर सकते हो, जिस पे मैं सर्कल मार रहा हूं, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। अब वो क्यों बढ़ता है उसको समझाने के लिए मैंने यहां पे आपको ये चीज बताई है। आप चाहो इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा तरीका है सीखने का। आपसे कभी कोई मेन एग्जाम में ये डेल्टा EN पे जाके बात नहीं करेगा, आपसे सीधी बात करेगा कि लेफ्ट टू राइट बताओ एसिडिक नेचर बढ़ता है या घटता है। लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर, ऊपर गलत लिखा है, सही तो लिखा है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डिफरेंस उतना घटेगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, डिफरेंस बढ़ेगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो वो बॉन्ड वहां से टूटेगा, तो OH माइनस आएगा, और OH माइनस आएगा तो बेस है। एकदम तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप समझे नहीं हो, अगर आप एक बार फिर से समझो सोच के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? थोड़ा समझो इस चीज को, मैंने आसान कर दी है इस चीज को। अब मैं समझा रहा हूं, लोग सीधा बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर एसिडिक। मैं भी बता देता ना, मेरे को क्या काम है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मेरे को इतना गहरा जाने की कहां जरूरत थी, मेरे को धागा खोलने की कहां जरूरत थी, मैं तो सीधा बता सकता था। क्या तुम नहीं मान लेते कि सर हम तो मान भी लेते, और शायद हमें ज्यादा आसान भी लगता जब आप ये बोल देते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर इन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इतनी सी तो बात थी मेरे लिए। मैंने क्यों इतनी पंचायती करी? मैंने क्यों इतनी पंचायती करी? बता ना भाई, छोटी सी तो बात थी। मैं तो बोल देता, तुम तब भी मान लेते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर ऑफ। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो एसिडिक नेचर घटेगा, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर घटेगा। आसान था मेरे लिए, मेरे लिए तो आसान था ना बेटा। मैंने तो मुश्किल रास्ता चुना है, मैंने तो मुश्किल रास्ता चुना है। और कह रहे, और बच्चा लिख रहा है ऊपर ऊपर से पढ़ाते हो। बेटा ऊपर ऊपर से जब मैं ये सीधा ये लिख देता ना, तो ये जो नीचे नीचे लिखी हुई चीज है ना, इसे बोलते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ाना। आ जाओ, तो कंपेयर कर सकते हो कुछ सवाल, बाद में मैं सब कुछ लिखा दूंगा, कोई बात नहीं, कंपेयर कर सकते हो। तो एक अच्छा, एक चीज और थोड़ा नॉर्मल, आपको थोड़ा और नॉर्मल लगेगा ये चीज, मैं बताता हूं। ऑक्साइड का जो नेचर होता है वही हाइड्रोक्साइड का होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है ना, ये हाइड्रोक्साइड है। आप बोलोगे ये कैसा हाइड्रोक्साइड है, इसमें तो ओ चाहिए हो।
इसमें तो ओ एच है ही नहीं। ए भाई, अभी बताया ना कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं सी ओ ओ एच का होल ट्वाइस लिख सकता हूं। वही यही है, ये देख। तो लिख सकता हूँ ना सी ओ ओ एच का होल ट्वाइस। वो तो हम इसको H2CO3 लिख देते हैं, तो ये हमें इसमें ओ एच दिखता ही नहीं है, हमें इसमें ओ एच दिख जाता है। अब इसमें ओ एच हमें दिखता है, तो हम इसे बोल ही देते हैं कि बेस है ना। तो अगर ये बेसिक है, ये बेस है, तो जो इसका ऑक्साइड होगा Na2O, बताओ वो भी क्या होगा बेटा, वो भी बेसिक होगा। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का नेचर सेम होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का नेचर सेम होता है, सेम। अगर कोई हाइड्रोक्साइड बेस है तो ऑक्साइड भी बेसिक होगा। ये देखो, ये बेस है तो ये बेसिक ही होगा। अब इसका ऑक्साइड क्या होगा, इसका ऑक्साइड क्या होगा, जब सारे आप क्या हटा दो, पानी निकाल दो, और पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। ये CO2 बन जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, एसिडिक बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एसिडिक बोलेंगे, है ना। जैसे आप H2SO4 जानते हो सब लोग, H2SO4, H2SO4, H2SO4। देखो सर, इसमें तो OH ही नहीं है बताऊं कहाँ है, ले देख। ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये रहा देख, O, OH, OH, दो OH है इसमें देख। तो क्या OH देख के बेस बोल दे, नहीं। क्यों सर, हम तो छोटी क्लासों में यही देखते थे कि OH मतलब बेस। पक्का सही बताओ, हर OH बेस नहीं होता, कुछ OH तो छुपे हुए होते हैं। ये भी तो ऐसा ही है, AOH, ये भी ऐसा ही है, AOH। हम तो ऐसे ही सोचते थे, अच्छा जिसके पीछे OH होता है वही पानी में OH देता है। सही बताओ, सही बताओ। H2SO4, H2SO4 को हम ऐसे लिखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, शायद, शायद H2SO4 को अगर ऐसे लिखा जाता, SO2OH का होल ट्वाइस, अगर ये किताबों में ऐसा लिखा होता तो हम कंफ्यूज रहते कि इसे बेस बोलूं या एसिड बोलूं। सच सच बताना, रहते कि नहीं रहते। अरे सर, इसमें भी तो OH लग रहे हैं दो दो, आज पता चला सर। अगर इसको किताबें ऐसे लिखती, अगर इसको किताबें ऐसे लिखती हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, OH की फॉर्म में, तो सर हम तो कभी सोच ही नहीं पाते कि ये भी एसिड है क्या। हमें तो लगता है OH वाला ही एसिड होता है। सही बताना, सही बताना, होता है। लेकिन लिख सकते हैं ना इसको, हाँ नोट करना है ना भाई, लिखना है ना। यही तो फर्क है बाकियों में और MDJ में। लिख लिख लिख, जल्दी लिख। चलो, हाँ बस छोड़ ही रहा हूं। तो अब इसमें से जब आप निकाल दोगे तो ये एक SO3 ऑक्साइड बनता है। SO3 क्या होता है बेटा, एक ऑक्साइड होता है। SO3 क्या होता है, ऑक्साइड होता है। तो ऑक्साइड है तो ये भी क्या होगा, एसिडिक। ये लो, और ये तो एसिड है ही, हमें पता ही है, ये एसिड है। ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज ए एसिड, तो ये भी एसिड है, तो ये एसिडिक हो गया। यानी जैसा हाइड्रोक्साइड वैसा उसका ऑक्साइड। क्लियर है। तो इसीलिए वहां पे हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के नेचर के लिए सेम चीज चलेगी, सेम चीज है। चलो, अब बात करते हैं इसकी। क्या ये मैं, इसमें सीधा सा फंडा मैं बता देता हूं। इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि EN बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक घटेगा। और उल्टा लिख देना कि अगर EN कम होगा तो एसिडिक, सॉरी बेसिक बढ़ेगा, ऐसे लिख दो। बेसिक नेचर बढ़ेगा और एसिडिक क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्या ये टॉप टू बॉटम है या लेफ्ट टू राइट है। सर ये तो लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, हाँ। क्या बढ़ेगा सर, एसिडिक बढ़ेगा। लेकिन उसने तो बेसिक पूछा है, हाँ तो बेसिक घटेगा, तो ठीक है सर बेसिक घटा दो। लो फिर क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, टॉप टू बॉटम। सर टॉप टू बॉटम तो ईएन कम होती है, हाँ बेसिक नेचर बढ़ेगा, और इसने पूछा भी बेसिक ही है, हाँ तो ठीक है सर, लिथियम से ज्यादा सोडियम और सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या पूछा है वो देखना होता है, ये सवाल कर लो। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। एल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। सर ये तो लेफ्ट टू राइट है, और लेफ्ट टू राइट तो ईएन बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इसने भी एसिडिक ही पूछ रखा है, बढ़ा देंगे सर बढ़ा देंगे, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये भी लेफ्ट टू राइट है सर, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये भी लेफ्ट टू राइट है सर, और एसिडिक पूछा है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक बढ़ता है सर, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ईएन बढ़ती है सर। तो ये तो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट हो गया ना एक तरह से। मैं लेफ्ट टू राइट इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपने को तो सिर्फ ईएन से मतलब है कि वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ये आपको पता है। लो बताओ मैंगनी, अब सर लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम ही नहीं है सर, ये तो फंस गए सर, अब क्या करें सर, अब तो दिक्कत हो गई सर। अरे सर अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे सर। तो देख यहां पे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, अगर उस -2 को हटा दूं तो इस मैंगनीज पे +2 चार्ज आ जाएगा। एक ऑक्सीजन पे -2, यहां से मुझे लग रहा है कि मुझे ही करना पड़ेगा, यहां से मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं ना, तो इसको मैं कल कर लूंगा कल। ये लास्ट वाला जरूर कर सकते हो आप ट्राई कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट जिनको निकालना आती है वो कर लेंगे, बाकी मैं इसको अगले लेक्चर में ही करवाऊंगा। अगर जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है ठीक है, नहीं तो मैं बाकी की चीज आगे वाले लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है बेटा। लेफ्ट टू राइट वाले हो जाते हैं, टॉप टू बॉटम हो जाते हैं। अब ये फिर बच गया, अब ये क्या होगा कि ये अपना जो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन अपना बच रहा है, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में शुरू के 15 मिनट अपन ये सब कर लेंगे, ठीक है, ये डेवलपमेंट वाला पार्ट, और फिर सवाल करेंगे। डन, ठीक है। तो ये तो सब लिखा लिखाया है, इसमें तो ज्यादा कुछ है भी नहीं। लो आज का ज्ञान हिंदी में है। हमारे मन में हार की संभावना ही जीत के महत्व को जिंदा रखती है। अगर आपको यह पता हो कि इस गेम में सब जीतेंगे, उस जीत का कोई महत्व नहीं। इसीलिए वो जो हार के लिए हमें एक डर लगता है ना कि कहीं हम हार गए तो, बेटा वही तो जीत की इंपॉर्टेंस भी बना रहा है। जब हार ही नहीं हो तो जीत का अर्थ क्या। तो हमारे मन में जो एक डर है हारने का, फेल होने का, बेटा वो डर तो हमारा मोटिवेशन है, और वो ही हमें इंपॉर्टेंस बताता है लाइफ में कि सक्सेस होने की इंपॉर्टेंस क्या है, जीतने की इंपॉर्टेंस तभी है जब हार भी हो। हार शब्द नहीं होता तो जीत का कोई महत्व नहीं होता। हमारे मन में जो संभावना, हमें तो शंका लगती ना कि कहीं मैं हार गया तो, वो चीज जीत को इंपॉर्टेंट बनाती है। इस डर को पॉजिटिव लो, है ना। सबको लगता है डर कि कहीं नहीं हुआ तो, अरे भाई ये डर नहीं होता तो तुम पढ़ते ही नहीं ना। ये डर, ये चिंता जरूरी है, यही हमारे जीत के महत्व को जिंदा रखती है, ठीक है बेटा। अगर नहीं होगा, सब आपको बोल देगी सब लोग जीतो, बस जीतो फिर, ये मैंने कल बता ही दिया था, लगा हुआ है इसमें। थैंक यू सो मच, है ना। आज का लेक्चर अच्छा लगा तो एक बार बता दीजिए भाई, है ना, वोट टाइप में ही बता दीजिए। लो आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा। सारे लोग तो चले गए हैं वैसे, पर ठीक है। हम्म, चलो भाई रिजल्ट देख लेते हैं। 96.41%, बहुत बढ़िया भैया। 11th क्लास में तो इतना बहुत होता है। जो बच्चे 3% में हैं, अगर वो जेन्युइन है तो बच्चा एक दिन आपको भी समझ आएगा, मैं आपके साथ भी खड़ा हूं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं आपको पसंद नहीं आ रहा हूं, एक दिन जरूर आऊंगा। बस इतनी सी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।